अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड हेल्थ। बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 34 जाएगा, जिसकी डेट है 7 सितंबर 2020 एंड डे है मंडे। सबसे पहले 7th क्लास अपनी डायरी नोट डाउन करिएगा। डायरी है आपकी चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, सॉल्व ऑन नीट रजिस्टर। बच्चों, आप लोगों के टेस्ट से पहले हम लोगों ने 4th चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट की थी। उसके बाद आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो गए। आज हम लोग दोबारा एक्सरसाइज नंबर 4.2 से स्टार्ट करेंगे, उसी चैप्टर की, और उसी का ही आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करना है। और ये क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन आपने अपने नीट रजिस्टर पे भी सॉल्व करने हैं। लेकिन जैसे पहले भी आपको बताया जाता है हर लेक्चर में कि आपने नीट रजिस्टर पर सॉल्व करने के बाद इन सारे क्वेश्चन की रफ रजिस्टर पर भी प्रैक्टिस जरूर करनी है, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 को करने से पहले कुछ लॉज हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, और हर एक्सरसाइज में पहले एक लॉ आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज में होंगे। इसी तरह ही नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में भी ऐसा ही होगा। अब एक्सरसाइज 4.2 में जो हमने लॉ डिस्कस करना है वो है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ की स्टेटमेंट है, उसने वैसे ही डिफरेंट कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड कर दिया। जिस तरह प्रोडक्ट लॉ है, फिर क्वोशंट लॉ आएगा। अब प्रोडक्ट लॉ के लिए उसने हमें, उसमें भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। उन दोनों कैटेगरीज को वो अलग-अलग डिस्कस कर रहा है। पहले है व्हेन बेसिस आर सेम, जब आपके पास बेसिस सेम हो, एक जैसी हो, बट एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, लेकिन उनके एक्सपोनेंट्स, उनकी पावर जो है वो मुख्तलिफ हो। और बेसिस और एक्सपोनेंट्स की आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.1 में पढ़ी थी, जिसका आप लोगों ने टेस्ट भी दिया है। अब यही हमारा प्रोडक्ट ला है, जिसकी फर्स्ट कैटेगरी है कि जब आपके पास बेसिस एक जैसी हो, मतलब असास एक जैसी हो, लेकिन उनकी ताकतें, उनकी पावर्स जो हैं वो मुख्तलिफ हों। उसने सारी एग्जाम्पल से आपको समझाने के बाद लास्ट पे वो इसे इस तरह से मॉडिफाई कर रहा है। जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये लॉ की स्टेटमेंट है। अगर आपको आ जाता है डिफाइन प्रोडक्ट लॉ व्हेन बेसिस आर सेम एंड एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट, तब आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, जो उसकी डिडक्शन है, उसने रिड्यूस किया हुआ है ऊपर वाली एग्जाम्पल से। लिख रहे हैं वाइल मल्टीप्लाइंग टू रैशनल नंबर्स, जब आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उन्हें ज़रब कर रहे होते हैं विद द सेम बेस, कि उनकी असास एक जैसी हो, वी एड देयर एक्सपोनेंट्स, तो हम उनकी ताकतों को जमा करते हैं, बट द बेस रिमेन्स अनचेंज्ड, लेकिन उसकी असास जो है वो तब्दील नहीं होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई तब्दीली नहीं आती। डेट इज फॉर एनी नंबर ए, वो कह रहा है किसी भी नंबर ए के लिए, विद एक्सपोनेंट्स एम एंड एन, कि कोई इन जनरल उसने एक नंबर लिया जो कि ए है, उसके एक्सपोनेंट्स जो है एम है और एन है। एक दफा उसके एक्सपोनेंट एम है, दूसरी दफा एन है, जब वो दोनों रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दिस लॉ इज रिटर्न एज, वो कह रहा है तो फिर हम इस लॉ को इस तरह लिख देंगे, जो उसने इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी थी उसे उसने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इक्वल ए की पावर एम प्लस एन। मतलब कि जब दो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे जिनकी बेस सेम थी, जो कि ए है, और उनकी पावर्स डिफरेंट थी, एक दफा पावर एम थी और दूसरी दफा पावर एन थी, तो उस लॉ को हम किस तरह लिखेंगे कि बेस सेम रहेगी, बेस में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि उनकी पावर्स आपस में एड अप हो जाएंगी और पावर क्या आ जाएगी, एम प्लस एन। ये तो अब बच्चों उसने इन जनरल ए बेस ली थी, पावर्स एम और एन ली थी। अब इसी से आपकी रिप्लेसमेंट जो काउंटिंग नंबर से होगी, आपने उसे भी इस तरह ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे तो एम और एन जो है वो ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि डिफरेंट नंबर्स उसने लिए हुए हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, लेकिन सॉरी अल्फाबेट्स हैं। लेकिन हमारी काउंटिंग जो होगी वो ऐड हो जाएगी, और वो जो प्लस करके आएगा वो हम लिख देंगे, और पावर जो है हमारे पास आ जाएगी। ये लॉ की स्टेटमेंट आप लोगों ने याद रखनी है, और इस लॉ को भी याद रखना है, जिससे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब उसके बाद इसकी सेकंड कैटेगरी को डिस्कस कर रहा है, व्हेन बेसिस आर डिफरेंट, जब आपके पास बेसिस मुख्तलिफ हो, मतलब असासे मुख्तलिफ हो, बट एक्सपोनेंट्स आर सेम, लेकिन उनकी ताकतें एक जैसी हों, उनकी पावर्स जो हैं वो एक जैसी हों, तो फिर वो एक लॉ की डिडक्शन करेगा। बच्चों, इस लॉ की स्टेटमेंट है वाइल मल्टीप्लाइंग टू रैशनल नंबर्स, के जब आप दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, उन्हें ज़रब कर रहे होते हैं, हैविंग द सेम एक्सपोनेंट, जिनकी एक्सपोनेंट जो है वो सेम होती है, मतलब उनकी पावर, उनकी ताकत एक जैसी होती है। द प्रोडक्ट ऑफ द टू बेसिस, तो उनके जो दो असासों का हासिल ज़रब होता है, इज रिटर्न विद द गिवन एक्सपोनेंट, तो उससे हम क्या कर देते हैं कि जो हमारे पास दिए गया एक्सपोनेंट होता है, पावर होती है, ताकत होती है, उसके साथ लिख देते हैं। कह रहा है सपोज फर्ज करें टू रैशनल नंबर्स, आपके पास दो नातिक नंबर हैं, अदाद हैं, आर ए एंड बी,
जो कि a और b हैं विद एक्सपोनेंट n जिनकी ताकत n है, देन तो फिर आप उसे किस तरह लिखेंगे, a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n को, जिसमें आपके पास बेसिस जो है वो डिफरेंट है लेकिन पावर्स सेम है। तो इस लॉ को आप किस तरह लिखेंगे, ये इक्वल आ जाएगा ए और बी जो है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और होल की पावर क्या आ जाएगा, n। ये आपका लॉ है जब आपके पास प्रोडक्ट लॉ है, जब आपके पास बेसिस डिफरेंट होंगी लेकिन पावर्स क्या होंगी, सेम होंगी, कि दोनों बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और होल की पावर n आ जाएगी आपके पास। तो ये दोनों लॉज जो हैं आपने इस एक्सरसाइज में याद रखने हैं। प्रोडक्ट लॉ को दो कैटेगरीज में उसने डिस्कस किया हुआ है। अब आपने जो आपके पास क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों में से किस लॉ का यूज करना है आपने वो देखना है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि होगा, अगर मल्टीप्लाई का साइन है दो रैशनल नंबर्स के दरमियान, दो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर होगा प्रोडक्ट लॉ ही यूज। लेकिन वो कौन सा वाला प्रोडक्ट लॉ होगा ये आपने क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करना है। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और सॉरी 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कि इसे सिंप्लीफाई करें, हल करें बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हुए इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन उसे सिंप्लीफाई किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही करना है। मतलब आपने पावर को मजीद आगे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगी उसे सिंप्लीफाई नहीं करना, कि उसे मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, सिर्फ उसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करते हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 7 क्लास, -4 की पावर 5 मल्टीप्लाई -4 की पावर 6। आपके पास दो बेसिस, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक रैशनल नंबर है -4 की पावर 5 और एक रैशनल नंबर है -4 की पावर 6। अब इस प्रोडक्ट लॉ में पहले तो हमें कंफर्म हो गया ये प्रोडक्ट लॉ है, क्योंकि दोनों रैशनल नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके दरमियान मल्टीप्लीकेशन का साइन है। अब ये जो दोनों रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनमें बच्चों बेसिस सेम है। आप लोग खुद गौर करें, ये -4 5 पावर वाले में भी बेस है और दूसरे में भी -4 ही बेस है, मतलब दोनों बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट है। ये प्रोडक्ट लॉ का फर्स्ट कैटेगरी है कि जब आपके पास बेसिस जो है वो सेम हो लेकिन पावर्स क्या हो, डिफरेंट हो। अब हमने इसका सोल्यूशन करना है। जैसे कि 7th क्लास हमने पहले भी पढ़ा है कि जब बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे, बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं तो हम बेस को एक दफा लिख के उनकी पावर्स को ऐड अप कर देंगे। अब सोल्यूशन में मैंने पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, उसके बाद हमने लॉग का यूज किया है कि बेस अगर सेम है, बेसिस सेम है, तो बेस को लिख के नीचे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। और मैंने लिख दिया 5 + 6 और साथ रेफरेंस दिया है सिंस ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n किसके इक्वल होता है, ए की पावर m प्लस n, के दोनों की बेसिस पावर जो है वो ऐड अप हो गई। और अब यहाँ पे -4 की पावर जब 5 6 में ऐड होगा तो क्या आएगा, 11। तो हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन हमने सिंप्लीफाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही किया है, -4 की पावर 11। इसे हम मजीद मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस तरह हमने ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया। बच्चों इस क्वेश्चन के सारे पार्ट से इसी तरह ही होने हैं, बिल्कुल सिंपल और आसान है जिस तरह मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया, लेकिन मैं आपको इसका 12 वाला पार्ट जो है वो भी करा देती हूँ ताकि इसमें माइनस का साइन भी इन्वॉल्व आ गया अंदर, उसके अलावा ये फ्रैक्शन में आ गया, आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब 12 पार्ट है इसका, -x/y मल्टीप्लाई -x/y की पावर 11। इसके सोल्यूशन में पहले तो हम क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को एज इट इज लिखने के बाद नेक्स्ट हम अपने लॉ का यूज करके ही इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैंने एक स्टेप पहले किया है, वो ये है बच्चों कि जिस नंबर के ऊपर, रैशनल नंबर के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी जाती है, अंडरस्टूड सी बात है कि उसकी पावर 1 है, उसकी पावर 1 है और वो नंबर एज इट इज आ जाता है, क्योंकि 1 पावर हो तो उसने 1 टाइम्स ही मल्टीप्लाई होना है, तो इस वजह से वो वैसे का वैसे ही लिखा जाता है। जिस रैशनल नंबर के ऊपर कोई पावर ना लिखी गई हो उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पे फिर मैंने एक दफा मेंशन कर दिया -x/y की पावर 1 मल्टीप्लाई -x/y की पावर 11। अब यहाँ पे आप लोग गौर करें, 7th क्लास दोबारा वही केस डिस्कस होगा कि बेसिस दोनों रैशनल नंबर्स की सेम है लेकिन पावर्स उनकी डिफरेंट है। तो हम फिर क्या करेंगे, बेस में कोई चेंज नहीं आएगा, बेस को लिख के उनकी पावर्स को आपस में एड अप कर देंगे। तो मैंने लिख दिया -x/y की पावर 1 + 11,
कि उनकी पावर्स आपस में एड अप हो गई और दोबारा पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने 7 रीजन लिख दिया उसकी, जो कि ला है। और 1 + 11 किसके इक्वल होगा? 12 के। तो फिर हमारे पास उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद? -x/y, और उसकी पावर क्या है? 12। इसी तरह ही बच्चों आप लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरह ही करने हैं और पूरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसे कंप्लीट कर लेना है। अब हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जो कि होगा बिल्कुल इसी तरह ही, लेकिन उसमें हमने वेरिफिकेशन करनी होगी। और वेरिफिकेशन में, प्रूफ में, शो डैट में आपको पहले भी बताया जाता है कि उसमें 2 साइड्स आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपकी मर्जी है कि आप लेफ्ट को लेकर राइट प्रूफ करते हैं, राइट को लेकर लेफ्ट प्रूफ करते हैं, या दोनों साइड्स को सॉल्व करके इक्वल आंसर शो कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है 7th क्लास, वेरीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कि इसको वेरीफाई करें, इसकी तस्दीक करें जो मंदरजा झैल सवालात आपको दिए गए हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए। फर्स्ट पार्ट है आपका 7th क्लास, 3 × 5 होल की पावर 4 इक्वल 3 की पावर 4 × 5 की पावर 4। अब यहाँ पे हमें ये सेकंड हमारी जो कैटेगरी थी ना प्रोडक्ट लॉ की, वो नजर आ रही है कि जब आपके पास बेसिस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो उसने फिर उसे किस तरह लिखा हुआ है कि उसे इकट्ठा कर देगा बेसिस को 3 × 5 और पावर सेम है और होल की पावर बाहर लिख देगा। लेकिन अब ये उसने दोनों चीजें जो है वो लेफ्ट राइट में इक्वालिटी के साइन के साथ लिख दी हैं। अब हम किसी एक साइड को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। मैंने इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड को लिया है, उससे लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने की कोशिश की है। राइट हैंड साइड मैंने लिखी 3 की पावर 4 × 5 की पावर 4। अब जो मुझे नजर आ रहा है इस क्वेश्चन में कि 3 जो है उसकी पावर 4 है, मतलब कि 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी तरह अगर 5 की पावर 4 है तो वो भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ये हमने पहले भी पढ़ा था 4.1 में कि जितनी किसी नंबर की पावर लिखी जाती है वो नंबर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। तो 3 की पावर 4 मैंने 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 तो मैंने 5 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब चूंकि ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने उनकी पेयरिंग कर दी, मतलब कि 3 जो है अगर फर्स्ट वाले हिस्से से 3 वाले जो नंबर्स हैं उनमें से अगर 3 को लेते हैं तो वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे वाला 3 भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह तीसरे वाला और फिर चौथे वाला भी। तो मैंने उसे ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया है, अलग अलग पेयर्स की फॉर्म में। तो 3 × 5 ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लाई 3 × 5, इसी तरह 1/1 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके मैंने उसे 4 टाइम्स लिख दिया। अब आप लोग अगर गौर करें 7th क्लास, तो सारे नंबर्स जो हैं 3 × 5 ये कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। या ये भी आप लोग कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में कि 3 × 5 सबकी बेसिस जो है वो सेम है, और सबकी पावर अगर ऊपर कुछ नहीं लिखी हुई तो वो क्या है? 1 है। तो अगर आप 1 को 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा? 4। या वैसे ही आप लोग देख लेंगे 3 × 5 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 × 5 की पावर 4, और यही आपकी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो फिर आप लास्ट पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। और इसी तरह ही आप लेफ्ट को लेके भी राइट को सॉल्व कर सकते थे। जिस तरह आपको इजी लगता है 7th क्लास आप उस तरह सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन इसके भी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह ही होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि वो इससे भी सिंपल है कि बेसिस, ये तो ऐसा क्वेश्चन था ना जिसमें बेसिस डिफरेंट थी और पावर सेम थी। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कोई इस वाले क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा सवाल आ जाता है कि जिसमें बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो, तो वो फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करके वेरीफाई कर देंगे। इसी तरह ये आपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करना है, और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि इसमें 2 ही क्वेश्चंस हैं। 7th क्लास सब लोग अपना 4.2 का जितना भी काम है वो कंप्लीट कर लीजिएगा अपने नीट रजिस्टर पर, और रफ पर भी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज 7th क्लास।